नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में सीएए लागू करने का वादा किया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए 2024 को पारित कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 पारित होने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो शरणार्थी हैं, जो कि भारत में आकर बसे हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो विपक्ष है इस पर राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ये सीएए है ये बिल्कुल गैर जरूरी था, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। उनके इस बयान के बाद जो पाकिस्तानी शरणार्थी है, उन्होंने भी केजरीवाल के घर के बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन किया। है ना कमाल की बात। एक और जहां
देश के जो किसान हैं वो दिल्ली जा कर के अपनी बात को रखना चाहते हैं। अपनी एमएसपी की जो डिमांड है, जो एमएसपी का वादा किया था केंद्र सरकार ने, वो उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर गोले छोड़े जाते हैं। उनको रोकने के लिए जो लोहे की कीलें बिछाई जाती हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी की जाती हैं। और वहीं जब पाकिस्तानी शरणार्थी एक हिंदुस्तान के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देते हैं, तो ये कमाल तो है। खैर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अलग आरोप लगाए हैं, अमित शाह ने अपने अलग दावे किए हैं, और कौन क्या कर रहा है, कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीति तो हो रही है। हमने भी इस पर छोटा सा विश्लेषण किया है आपके सामने। हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें कि आखिर ये सीए है क्या, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके जो गैर मुस्लिम शरणार्थी थे जो 2014 तक हिंदुस्तान में आकर के बस गए थे, उनको भारत की नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जो सुविधाएं, जो देश के अधिकार आपको और हमें मिलते हैं, वो अधिकार इन सभी शरणार्थियों को देने का काम किया जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने दावा किया है, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अब इनकी जो कुल संख्या है, जो ये शरणार्थी आकर के बस गए हैं, इनकी कुल संख्या 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो क्या ये 2 करोड़ लोगों को देश में ला करके वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो आपको हमें मिलते हैं? तो देखने वाली बात रहेगी। ऐसे में जब हमारे देश की भुखमरी की अगर बात की जाए, तो जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो हंगर इंडेक्स आए हैं, उसमें हमारा जो देश है वो 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर है। जी हाँ, जो हंगर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े आए हैं, उसके अंदर जो 125 देशों की सूची जारी की गई थी, उसमें से हमारे देश का जो नंबर है वो 111वां रैंक है। और कमाल की बात तो ये है कि जिन देशों के लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात की जा रही है, वो इस आंकड़े में हमसे कहीं बेहतर हैं। अभी फिलहाल में ही एक ज़ीरो फूड चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट आई है। उसके अंदर बताया गया है कि इस देश में 6.7 मिलियन बच्चे, यानी कि 67 लाख बच्चे 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भूखे सो रहे हैं, और हम विदेशी शरणार्थियों को हिंदुस्तान में ला करके बसाने की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे कारण है, ये जाना जा सकता है। इसी देश के कोने में संतोषी नाम की बच्ची, जो कि भूख से तड़प कर मर जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के बजाय उसके जैसे न जाने कितने बच्चे हैं इस देश में जो भूख से तड़प रहे हैं, जैसे कि ताज़ा आंकड़े भी आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन तक भोजन पहुंचाने के बजाय इस देश में जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देश के शरणार्थी हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आकर बस गए हैं, उनको भारत में ला करके बसाने की बात की जा रही है। तो सोचने वाली बात तो है। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, ये तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो है। अब जो 2 करोड़ लोग आकर के हिंदुस्तान में बसाए जाएंगे, उनको जाहिर सी बात है कि नौकरी भी दी जाएगी। तो हमारे देश में तो पहले ही बेरोजगारी का आलम ये है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके ऊपर लगातार लाठी चार्ज हो रहा है जब वो नौकरी मांगने जाते हैं। तो जो शरणार्थी हैं उनको कहाँ से नौकरी दी जाएगी? हमारे देश में 20 से 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके सर पर कोई छत नहीं है, जो बिल्कुल बेघर हैं। उनके सर पर छत देने की बजाय जो उनको पहले बसाएंगे, उनको छत देंगे, या फिर जो शरणार्थी हैं उनको घर देगी ये केंद्र सरकार। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम हर इंसान के सर के ऊपर छत देंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि क्योंकि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम सीए लागू करके रहेंगे, तो हम इसे लागू करना चाहते हैं। तो सरकार ने तो और भी बहुत सारे वादे किए थे। सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या वो दिया? सरकार ने वादा किया था कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये सरकार ने वादा किया था कि हर किसान की जो आय है वो दुगनी की जाएगी। क्या वो हुई? क्या किसान आज आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी आय दुगनी हो गई? क्या उन्हें एमएसपी मिल रहा है जिसका वादा किया था सरकार ने? अगर वादे की बात है, हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे,
आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। अगर वादे के तहत CAA लागू हो रहा है तो ये भी कुछ वादे थे जो सरकार ने किए थे। सरकार ने वादा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या वो बन गए? सरकार ने गंगा को पूरी तरह से साफ करने का वादा किया था, क्या वो गंगा साफ हो गई? सरकार ने लद्दाख के लोगों को वादा किया था कि आर्टिकल 6 के तहत उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि कैसे 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। जो सोनम वांगचुक है, जो देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने देश के लिए न जाने कितना कुछ किया, वो अपनी मांग को लेकर के सरकार के वादे को याद दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, अनशन पर बैठे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। Good morning, friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. Well, I've been surviving on just water and some salts, and that is taking a toll finally. Yesterday and today I've been feeling quite low on energy. And of course it's cold in the open. Last night it was -8 degrees and some 120 people were sleeping with me out in the open on this fast. तो क्या सरकार ने बाकी सभी वादे पूरे कर दिए? क्या जरूरत थी इतनी जल्दीबाजी मचाने की, CAA लागू करने की? हमारे देश में पहले ही जब इतने हालात खराब है, भुखमरी के आंकड़े हमने आपको बताया कि बेरोजगारी चरम पर है, तो क्या इससे और इंतजार नहीं किया जा सकता था? तो इन समस्याओं को ख़त्म करने के बजाय आप CAA के तहत जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से शरणार्थी जो अवैध रूप से आकर के हिंदुस्तान में बस गए हैं, उसको आप यहाँ की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। एक और तो सरकार के लोग जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। अगर इतनी उनकी चलती है तो क्यों नहीं वो उन देशों पर दबाव बना करके उनको सम्मानपूर्वक, जो शरणार्थी हमारे देश में बसे हुए हैं, उनको सम्मानपूर्वक उन देशों में वापस भेजा जाए। मोदी जी ने खुद ही अपने एक बयान में, अपने एक भाषण में दावा किया था कि उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में वहाँ का साथ दिया था। तो क्यों ना शेख हसीना मैडम से बात करके, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बात करके बांग्लादेशियों को ही वापस भेज दें। तो आखिर क्या कारण है कि अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल ना करते हुए, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल ना करते हुए जो शरणार्थी हिंदुस्तान में अवैध रूप से बस गए हैं, उनको भारत की नागरिकता देने की बात की जा रही है? क्या कुछ कारण हो सकते हैं? ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठते हैं कि इतनी जल्दी क्या थी? अब जैसा कि पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेता दावा कर रहे हैं कि दूसरी ओर से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अब वोट बैंक की राजनीति तो हो रही है, अब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और इस पूरे के पूरे जो हमारा ये वीडियो हमने आपको बताई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या ख्यालात रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद।